सो दिस इज़ अ क्लिनिकल सिनेरियो जिसके अंदर हमें उन्होंने क्या दिया हुआ है कि दिस इज़ अ 56-year-old patient presented with a pre-ollicular mass, weakness of the facial muscles is present. ठीक है, तो इसके अंदर हमने उन्होंने हमसे क्या पूछा है कि गिव योर डिफरेंशियल डायग्नोसिस। ठीक है, अच्छा अब नंबर वन देखिए फिर वही बात आ गई है, आपका क्या है, टोक स्टेशन है। ठीक है, सो टोक स्टेशन में मैंने आपको बताया कि आपके पास क्या है, 5 मिनट्स है ओनली। ठीक है, जो कि एग्जामिनर ने आपसे सवाल जवाब करने हैं, 5 मिनट्स है उसके पास। इसके अंदर अगर आप ये बताना शुरू कर देंगे कि दिस इज अ क्लिनिकल पिक्चर एंड इट इज शोइंग द स्वेलिंग ऑफ वो, तो हो सकता है जो एग्जामिनर बैठा हुआ है वो आपको कुछ भी ना कहे, वो आराम से आपका टाइम ज़ाया होने दे और एंड में आपको ऐसे एक सवाल कर दे और आपको फेल कर चुका हो। फिर वही बात आ गई, आपने पहले जो है देखना है कि मेरा टास्क क्या है एंड स्टिक टू द टास्क। अगर शॉर्ट केस है, अगर आपका टोक्स है, तो आपने इधर-उधर नहीं जाना, टू द पॉइंट आंसर करना है। अब अगर इसके अंदर फॉर एग्जांपल 5 आपको उन्होंने टास्क की चीज़ें दी हुई हैं, तो आपने इन्हीं को टिक, टिक, टिक टू द पॉइंट आंसर करना है, इधर-उधर नहीं जाना, अंटिल अनलेस के एग्जामिनर आपसे कोई ऐसी बात पूछे। हाँ, क्योंकि उनके पास वही बात कि अगर की पड़ी हुई है तो इन सब 5 चीज़ों के उन्होंने नंबर उसके अंदर आपको देने होंगे, एक भी छोड़ देंगे तो वो आपका नंबर कट जाएगा। अच्छा जी, कमिंग टू द डिफरेंशियल डायग्नोसिस, आप इस आपको अगर उन्होंने अगेन आपके पास हिस्टोपैथ नहीं है, आपके पास प्रॉपर्ली रेडियोग्राफ नहीं है, तो आप फिर कहेंगे कि सर आई विल गिव ऑन द बेसिस ऑफ दिस क्लिनिकल पिक्चर ओनली, माय डिफरेंशियल डायग्नोसिस वुड बी लिम्फेडिनोपैथी। अच्छा एक और बात, मेरी ट्रेनिंग के अंदर हमेशा सर कहते थे कि आपने जो है ना जब भी डिफरेंशियल डायग्नोसिस देना है तो उसको आपने, जैसा मैं पहले भी कहती हूँ, को तोड़ लें, हमेशा हर चीज़ को तोड़ के दें। तो सर्जिकल सीव सर कहते थे कि यानी एक आपकी छाननी है, सर्जिकल सीव, छाननी क्यों कहते हैं सीव को, सीव छाननी को कहते हैं, उसके अंदर आप सारी की सारी आपने अपनी डिजीजेस डाल दी हैं और उसके बाद उसको हिलाना शुरू कर दिया, तो जो सबसे छोटी चीज़ होगी वो सबसे पहले निकल जाएगी। ऐसे ही है ना, छाननी में से सबसे जो बारीक चीज़ होती है वो पहले निकल जाती है। तो इसका मतलब ये है कि जब भी आप डिफरेंशियल डायग्नोसिस किसी भी एरिया का बताएं, तो जो सबसे माइनर और सबसे बेज़रर चीज़ है वो सबसे पहले बतानी है, और मेलिग्नेंसी और सार्कोमा ये सबसे एंड में जाके बताने हैं। ठीक है, सो इस तरह अगर आप डिफरेंशियल डायग्नोसिस इस एरिया का बताएँगे तो पहले उसको इन्फ्लेमेटरी का बता दें। फॉर एग्ज़ाम्पल लिम्फेडिनोपैथी हो सकती है, सेलुलाइटिस हो सकता है, पेरोटाइटिस हो सकता है, बैक्टीरियल हो सकता है, वायरल यानी मम्स हो सकते हैं, ठीक है? फिर आप सिस्ट और ट्यूमर के ऊपर आ जाएँ जिसके अंदर सेबेशियस सिस्ट हो सकती है, बिनाइन कोई सिलिवरी ग्लैंड के सॉरी हाँ, सिस्ट सिस्ट पहले आ जाएँ। फॉर एग्ज़ाम्पल ब्रेकियल सिस्ट, फर्स्ट ब्रेकियल सिस्ट यहाँ पर आती है, सेबेशियस सिस्ट आती है, वो क्या होती है जी, डर्मोइड सिस्ट आ सकती है, ठीक है? वो बता दें। फिर उसके बाद आप वेस्कुलर पे चले जाएँ, जैसे सूडो एन्यूरिज्म ऑफ सुपरफिशियल टेम्पोरल आर्टरी यहाँ पर होता है, ठीक है? वो बता दें। फिर कैरोटिड बॉडी ट्यूमर थोड़ा-सा वैसे नीचे होता है, ये तो प्री ऑरिकुलर एरिया में, लेकिन अगर नेक के मास की बात की जाए, वो भी आप बता सकते हैं इसके अंदर। अगर नेक के लेवल पे है ना, थोड़ा-सा इससे भी ज़्यादा नीचे है, तो अदरवाइज़ ये प्री ऑरिकुलर एरिया में वो नहीं आएगा। अच्छा, उसके बाद आपके पास न्यूरोप्लास्टिक पे आ जाएँ तो बेनाइन आ जाते हैं, बेनाइन ट्यूमर्स ऑफ सिलिवरी ग्लैंड आ सकते हैं, लाइपोमा आ सकता है, ठीक है? इस एरिया में। और फिर न्यूप्लास्टिक पे आएँ तो मैलिग्नेंट सिलिवरी ग्लैंड आ सकते हैं। अच्छा, डिफरेंशियल डायग्नोसिस का एक वो भी बात याद रखिए, ये मेरे सुपरवाइज़र ने मुझे एक वो बताई थी कि अगर कोई ऐसा एरिया है कि फॉर एग्ज़ाम्पल आपको नहीं उसका, पहले तो मैंने आपको बताया कि रेगेज़ी के पहले 2-3 सॉरी एंड के 2-3 जो पहले हैं कि एंड के हैं 2-3 पेजेज़ उसके अंदर डिफरेंशियल डायग्नोसिस हर एक चीज़ का दिया हुआ है, हर एक चीज़ का, तो वो आप मोटे-मोटे 2-3 लाज़मी याद कर लें। अगर वो बिलफ़र्ज़ आपको नहीं भी याद रहता, तो टेक्नीक एक टिप ये है कि आप ये याद करेंगे इस एरिया में कौन-कौन सा स्ट्रक्चर पड़ा है, कौन-कौन सी लेयर्स में कौन-कौन सा स्ट्रक्चर पड़ा है, ऊपर से लेके नीचे तक। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर स्किन है, यहाँ पर मैं आपको बताऊँ, यहाँ पर अगर स्किन है, तो स्किन के अंदर डर्मोइड सिस्ट आ गई, सेबेशियस सिस्ट आ गई, ठीक है? इससे रिलेटेड ना, स्किन से रिलेटेड, ठीक है? उसके नीचे आपका क्या पड़ा हुआ है, फैट पड़ा हुआ है, लाइपोमा आ गया। उससे नीचे जाएँ तो मसल पड़ा हुआ है, मसल रिलेटेड आप कुछ बता दो। उससे नीचे आपका क्या पड़ा हुआ है, ग्लैंड पड़ा हुआ है। ग्लैंड से रिलेटेड पैरोटाइटिस आ गया, बैक्टीरियल आ गया, ये आ गया। उसके अलावा लिम्फ नोड्स पड़ी हुई हैं, तो लिम्फ यानी जो इस एरिया के अंदर चीज़ें पड़ी हुई हैं, आप उससे रिलेटेड भी डिफरेंशियल डायग्नोसिस बना सकते हैं। ये टिप है कि अगर आपको अगर कुछ भी नहीं याद आ रहा, तो आप ये सोच लें कि इस एरिया में क्या-क्या हो सकता है, उससे रिलेटेड ही कुछ ना कुछ बता दें, ठीक है? अच्छा, फिर आप आगे जी, नेम्स ऑफ मैलिग्नेंट ट्यूमर, तो मैलिग्नेंट ट्यूमर के ऑफ द पैरोटिड ग्लैंड, इसके अंदर आपके लो ग्रेड आ जाते हैं, हाई ग्रेड आ जाते हैं। लो ग्रेड में म्यूकोएपिडर्माइड कार्सिनोमा, लो ग्रेड म्यूकोएपिडर्माइड कार्सिनोमा आ जाता है, एसिनिक सेल एडिनोकार्सिनोमा, एडेनोइड कार्सिनोमा, पॉलीमॉर्फस लो ग्रेड एडिनोकार्सिनोमा और बेसल सेल एडिनोकार्सिनोमा। हाई ग्रेड के अंदर हाई ग्रेड म्यूकोएपिडर्माइड कार्सिनोमा आ जाता है, स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा, एडिनोकार्सिनोमा, मैलिग्नेंट मिक्स्ड ट्यूमर्स ऑफ आ जाते हैं, मैलिग्नेंट ऑन्कोसाइटोमा आ जाते हैं, ठीक है? सो ये आपके मैलिग्नेंट ट्यूमर्स के जो हैं वो क्या कहते हैं, आ जाता है
टाइप्स आ जाती हैं, ठीक है? अच्छा, उसके अलावा अब इसमें जो खबर याद आ रही है, ये हाई ग्रेड और लो ग्रेड म्यूकोएपिडर्माइड कार्सिनोमा का भी आपसे पूछ सकता है, ये जो उसमें दिए हुए हैं क्या कहते हैं, ग्रेडिंग सिस्टम दी हुई है आपकी रिगेजी के अंदर एपिडर्मोइड सेल की बेसिस के ऊपर म्यूकस सेल्स या ग्लैंडुलर सेल्स की जो उसकी वो है क्या कहते हैं यार ये कि कितने उसकी आपको नज़र आते हैं हिस्टोपैथोलॉजिकली हाई ग्रेड, लो ग्रेड या उसकी स्लो ग्रोइंग है या रैपिडली लार्जिंग है, वो उसकी 2-3 क्राइटेरिया हैं जो आपके दिए हुए हैं, ग्रेडिंग दी हुई है इसमें रिगेजी में, ठीक है? सॉरी निवाइल में दी हुई है, रिगेजी में, दोनों में दी हुई है मेरा हालत शायद। अच्छा चलें अगर नवाइल है आपके पास नवाइल पढ़ लें, अगर रेगेज़ी है तो आप उसको यूज़ कर लें, ठीक है? मुझे जहाँ तक लगता है मैंने रेगेज़ी में से की थी। ख़ैर एनीवेज़ वो मेरे पास पड़ी भी है, मैं आपको सेंड भी कर दूँगी, वो भी लाज़मी क्योंकि मुझसे एमईसी के जो आया था शॉर्ट केस, तो उसके अंदर वो उन्होंने एमईसी का नहीं था उसका था प्लिमॉर्फिक एडेनोमा का था, लेकिन उसके अंदर जब फिर मैलिग्नेंट की तरफ चले गए थे कि अगर फेशियल नर्व पाल्सी भी होती और ये मैलिग्नेंट होता, तो फिर मैंने कहा मैलिग्नेंट फिर उनका मैलिग्नेंट होता तो कौन-सा होता? उसके अंदर फिर उन्होंने मुझसे एमईसी का भी ग्रेडिंग पूछी थी। उन्होंने एमईसी की ना ग्रेडिंग उसमें मुझसे मुझे याद है पूछी थी, तो इसलिए मैं कह रही हूँ कि अगर वो भी आप ये इस किस्म का है तो वो ग्रेडिंग भी आपको आनी चाहिए, वो भी उनका बड़ा एक फ़ेवरेट सवाल है। अच्छा जी, हाउ विल यू इन्वेस्टिगेट? तो इसके अंदर बेटा जी जो सबसे पहली चीज़ आप करते हैं दैट इज़ अल्ट्रासाउंड गाइडेड एफएनएसी। ठीक है? इसके अंदर आपको पता है कि ओपन बायोप्सी आप नहीं कर सकते, इंसिजर बायोप्सी आप नहीं करते। हम एक्सटर्नल बायोप्सी ही करते हैं वो और वो दी एट द टाइम ऑफ जब आपकी सर्जिकल होती है तो उस टाइप पे करते हैं। उससे पहले जो आपने डायग्नोसिस के लिए क्या करना है, अल्ट्रासाउंड गाइडेड एफएनएसी करनी है। और अगर आपका ये पैरोटिड ग्लैंड का ट्यूमर है निकल आता है और आपका ये मैलिग्नेंट निकल आता है जैसे आप फेशियल उसके आपको पाल्सी भी नज़र आ रही है, ठीक है? तो फिर उसके अंदर जो आपकी स्टैंडर्ड चॉइस ऑफ इमेजिंग होगी वो होगी एमआरआई। क्योंकि एमआरआई जो है वो आपको डीप लोब ऑफ पैरोटिड ग्लैंड की इन्वॉल्वमेंट जो है वो सिर्फ आपको एमआरआई पे नज़र आती है। उसके साथ-साथ आपकी क्योंकि अपने फेशियल नर्व की इन्वॉल्वमेंट देखनी है और किस हद तक है तो उसके लिए आपको T1 वेटेड एमआरआई कराना होता है कंट्रास्ट एनहांस्ड और कंट्रास्ट इसके अंदर कौन-सा होता है? पोस्ट ग्लोडेनम यानी ग्लोडेनम इसका नाम है। ये आपके इसमें वर्ड बुक में ही दिया हुआ है स्लिवरी ग्लैंड के जो उससे पहले जो आपका इमेजिंग मोडालिटी का वो चैप्टर है उसके अंदर दिया हुआ है। कोरोनल व्यू आप पे बेस्ट नज़र आता है आपका, ठीक है? वो आपको स्टाइलोमेस्टोइड फोरामेन के एरिया के अंदर आप देखते हैं कि उसके इर्द-गिर्द जो उसकी फैट है वो लॉस हो गई होती है और इसलिए आप फैट सैचुरेटेड कोरोनल व्यू कराते हैं स्कल बेस का, T1 वेटेड एमआरआई पोस्ट कंट्रास्ट एनहांस्ड और कंट्रास्ट कौन-सा होता है? ग्लोडेनम, ठीक है? ये आपकी नर्व इन्वॉल्वमेंट को बताता है। ठीक हो गया जी? बेसिकली यही मेरा ख़्याल है ये इसमें इन्वेस्टिगेशन में आपका पूछना चाह रहे हैं क्योंकि यही 2 इसके अंदर इम्पोर्टेंट बातें हैं कि एक तो एमआरआई क्योंकि वो डीप लोब को बताता है और साथ ही जो मैंने आपको नर्व की इन्वॉल्वमेंट का बता दिया। अच्छा, मैनेजमेंट प्लान पे आ जाते हैं जी, ठीक है? तो मैनेजमेंट प्लान के अंदर अगर फेशियल नर्व इन्वॉल्वमेंट है, मैलिग्नेंट है तो सिंपली आप जो है सबको छोड़-छाड़ के टोटल प्रोटेक्टमी करेंगे। टोटल प्रोटेक्टमी के अंदर आपको पता है कि फेशियल नर्व की आप सैक्रिफाइस कर देते हैं, फेशियल नर्व काटेंगे, फिर आपने देखना है कि डीप लोब अगर इन्वॉल्व है तो उसको उसका जो मार्जिन है दैट इज़ पोस्टीरियर बैले ऑफ डायगैस्ट्रिक एंड स्टर्नोइड, ठीक है? अगर आपका बेस ऑफ स्कल से आपने इसको वो फ्री करना है तो दैट इज़ स्टाइलॉइड प्रोसेस को आप इन्वॉल्व करते हैं और अगर स्टाइलॉइड प्रोसेस भी इन्वॉल्व है तो फिर आप मेस्टोडेक्टमी करते हैं, ठीक है? अगर आपकी नर्व जो है वो जो है वो मैंने आपको बताया कि वो उस तक स्टाइलोमेस्टोइड फोरामेन तक इन्वॉल्व है तो फिर मेस्टोडेक्टमी कर देंगे, ठीक है? उसके साथ-साथ नर्व डिसेक्शन इन कॉन्टिन्यूटी विद आप पैरोटिड जैसे मैंने आपको ऊपर से वेकोफेशियल फ्लैप का भी एक वो दिखाया है कि अगर आप पैरोटिडेक्टमी करते हैं उसके साथ इन कॉन्टिन्यूटी हम नेक डिसेक्शन भी करते हैं, ठीक है? और नेक डिसेक्शन जो है इसके अंदर प्रोफिलैक्टिक नेक डिसेक्शन जो होती है वो होती है अगर आपको मैंने बताया हाई रिस्क है, ग्रेड आपकी पैथोलॉजी का बहुत इंक्रीज्ड है, T3 T4 लीजन्स है, वार्ड बूथ आपको T4 कहती है, लास्किन में T3 T4 लीजन्स लिखी हुई है। एज मोर देन 54 ईयर्स है, ठीक है? पेरिलिम्फेटिक इन्वेजन्स है, एक्स्ट्रा ग्लैंडुलर स्प्रेड है, तो इसके अंदर फिर आप जो है वो क्या करते हैं चाहे वो नहीं भी है क्या कहते हैं नेक आपकी पॉजिटिव नहीं भी है फिर भी आप इसकी प्रोफिलैक्टिक नेक डिसेक्शन करते हैं लेवल 1 टू 3 की और अगर फिर पॉजिटिव क्लिनिकल नोट्स हैं तो फिर आप मॉडिफाइड रेडिकल नेक डिसेक्शन करते हैं 2 टू 5 की लेवल 2 टू 5 की और इसकी पोस्ट ऑपरेटिव रेडियोथेरेपी की वही इंडिकेशंस हैं जो कि नॉर्मल है हैं यानी एक्स्ट्रा ग्लैंडुलर स्प्रेड है पेरिलिम्फेटिक इन्वेजन है वेस्कुलर इन्वेजन एटसेट्रा एटसेट्रा ठीक हो गया जी अच्छा ग्रेडिंग ऑफ फेशियल नर्व इंजरी
ये बेसिकली बात वो है कि ये दीज़ आर द क्वेश्चन जो कि मुझे पास्ट उसमें से मिले हैं कि जी ये हमसे क्वेश्चन पूछे गए थे। लेकिन अगेन इट डिपेंड्स कि आप उसको कैसे लेके जा रहे हैं और वो आपसे जो है वो को क्या क्वेश्चंस करता है बेसिकली। ये डिपेंड करता है कि आपने उसको क्या आंसर किया। लेकिन ख़ैर प्री ऑरिकुलर स्वेलिंग है और मैलिग्नेंट पैरोटिड ग्लैंड ट्यूमर है, तो इसके अंदर बेसिकली मैनेजमेंट या ये फेशियल नर्व इंजरी और उसके बाद उसकी ग्रेडिंग, यही कुछ ही ज़्यादा पूछा जाता है। अच्छा जी, ग्रेडिंग ऑफ फेशियल नर्व इंजरी जो है उसमें हाउस ब्रेकमैन एनालिसिस आपको पता है वो क्लासिफिकेशन वो पूछते हैं, बेसिकली ग्रेड 1 से लेके ग्रेड 6 तक होती है। ग्रेड 1 में जो है वो नॉर्मल फेशियल फंक्शंस होते हैं, उसको अगर मैं समराइज़ करूँ, बाकी आपका जो डिटेल है वो आप के पास वार्ड बूथ में अवेलेबल भी है। तो ग्रेड 1 में जो है वो नॉर्मल फेशियल फंक्शन होता है, ग्रेड 2 में माइल्ड डिसफंक्शन होता है। थोड़ी-सी वीकनेस होती है, लेकिन क्लोज़ इंस्पेक्शन के ऊपर आपको नज़र आती है। अदरवाइज़ कोई ज़्यादा आपको सिनकाइनेसिस नज़र नहीं आता। ग्रेड 3 में जो है वो मॉडरेट डिसफंक्शन होता है, ठीक है? जिसमें जो है वो आपको नोटिसेबल सिनकाइनेसिस नज़र आता है, लेकिन डिसफिगरिंग वीकनेस कोई एज़ सच नज़र नहीं आती। ग्रेड 4 के अंदर जो है वो मॉडरेटली सीवियर डिसफंक्शन होता है, ऑब्वियस वीकनेस होती है विद डिसफिगरिंग एसिमेट्री और आई क्लोज़र भी कंप्लीट होता है। ग्रेड 5 में जो है वो स्वीयर डिसफंक्शन होता है और फेशियल मूवमेंट भी इतनी वो नहीं होती, एप्रिशिएटेबल नहीं होती और आई क्लोजर तो वैसे ही इनकम्प्लीट होता है। ग्रेड 6 के अंदर जो है वो कंप्लीट पैरालिसिस होता है विद नो फेशियल मूवमेंट। सो ये आपकी 1 टू लेके 6 जो है वो आपकी हाउस ब्रेकमैन एनालिसिस की आती है ग्रेडिंग फेशियल नर्व इंजरी की। ओके, सो दिस इज़ अ क्लिनिकल सिनेरियो, ठीक है? 65 ईयर ओल्ड फीमेल है, ठीक है? और सॉट केयर एट डेंटल क्लिनिक रिपोर्टिंग डिस्कम्फर्ट विद हर ओल्ड अपर एंड low removable dentures. Um, she had no medical history other than controlled hypertension, which was managed with medication. She had her lower posterior teeth extracted decades ago and had undergone several replacement of her removable denture before visiting your clinic. Examination revealed severely atrophic upper and lower edentulous ridges, save for three remaining teeth: right upper canine, right upper incisors, and left lower canines. OPG X-ray imaging indicate that residual ridge is very atrophic. The patient expressed her desire to replace the edentulous area with fixed prosthesis using implants. तो ये है व्हाट आर द ट्रीटमेंट ऑप्शंस एंड हाउ विल यू मैनेज दिस केस। सो ट्रीटमेंट ऑप्शंस जो हैं वो तो सिंपल वही हैं जो आपके पास टक्कर में भी दिए हुए हैं, जो सारे ईडेंचुलस रिजेस के इम्प्लांट के अंदर दिए हुए हैं, जिसके अंदर आपका नंबर 1 जो है वो आ जाता है आपका ऑल फिक्स्ड इम्प्लांट प्रोस्थीसिस। सेकंड आ जाता है आपका हाइब्रिड प्रोस्थीसिस। थर्ड आ जाता है आपका इम्प्लांट रिटेन्ड टिश्यू सपोर्टेड प्रोस्थीसिस, ठीक है? और फोर्थ जो है वो आपका कन्वेंशनल डेंचर्स आ जाते हैं, ठीक है? तो ये आपके प्रोस्थेटिक ऑप्शंस उसको आप दे सकते हैं। अब वो आपको ये बता रहा है कि जी पेशेंट जो है, अगर आपको एग्जामिनर कहता है कि डॉक्टर साहब पेशेंट ऑप्शन तो आपने बता दिए हैं, बट पेशेंट चाहता ही इम्प्लांट है, तो अब आप क्या करेंगे? तो उस कंडीशन के अंदर सबसे पहली जो चीज़ आपके पास आपने कहनी है वो ये कहना है कि आई विल ऑगमेंट दी एट्रोफिक जो रिज है फॉर इम्प्लांट प्लेसमेंट। क्योंकि आपको पता है कि इम्प्लांट प्लेसमेंट के लिए जो है हमने क्या करना है, सबसे पहले पेशेंट की जो ये CBCT उन्होंने आपको जो पेशेंट की दिया हुए हैं पिक्चर दिए हुए हैं, इसमें CBCT नहीं है, तो आप उनको कहेंगे कि मैं CBCT करा के पेशेंट की सबसे पहले तो है वो देखूंगा कि इम्प्लांट की क्या प्लेसमेंट के क्या ऑप्शंस बनते हैं। अगर स्फेरोट्रॉफिक है, वो जिस तरह आपको ये इसमें ये लोअर मिड वाली जो है पिक्चर इसके अंदर आपको नज़र भी आ रहा है कि ये जो है ये आपकी ये बेसिकली एक CBCT का ही उन्होंने वो एक दिया हुआ है कि इसके अंदर आपकी जो इंफीरियर रेब्यूलर नर्व की ये जो आ रही है नर्व नज़र आ रही है, ये बिल्कुल आपको उसके बॉर्डर के करीब अपर बॉर्डर के करीब नज़र आ रही है। तो उसके लिए जो है वो आपको प्लांट एम्प्लेसमेंट यहाँ पर नहीं हो सकती। तो आप बेसिकली उनको बताएँगे कि मैं आफ्टर डूइंग द पेशेंट्स क्लिनिकल वर्कअप फॉर द इम्प्लांट, ठीक है? आई विल प्रिपेयर द पेशेंट फॉर द रिज ऑगमेंटेशन प्रोसीजर, ठीक है? और रिज ऑगमेंटेशन के अंदर फिर आप उनको बताएँगे कि क्या-क्या आपके पास ऑप्शंस हैं, कि ये आप देखेंगे CBCT के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको ये पता चलेगा कि इसकी विड्थ इंक्रीज़ करनी है कि हाइट इंक्रीज़ करनी है। अब आपके पास जो ऑप्शंस हैं वो विड्थ इंक्रीज़ करने के लिए दैट इज़ ओनली रिज स्प्लिट के लिए भी आपके पास 3 मिलीमीटर की रिज विड्थ रिक्वायर होगी, तो आप उसको रिज स्प्लिट कर सकेंगे। उसके अलावा मैश के साथ आप जो है वो फ्रीज़ ड्राइड बोन वगैरह या डीमिनरलाइज़्ड फ्रीज़ ड्राइड बोन जो है, इन दोनों में फ़र्क है वैसे बेसिकली, तो उसको आप अप्लाई कर सकते हैं। फिर उसके अलावा डिस्ट्रक्शन ऑस्टियोजेनेसिस
ठीक है? वो आपके पास है, वो आपकी विड्थ भी इंक्रीज़ कर सकता है, हाइट भी इंक्रीज़ कर सकता है। अच्छा, उसके लिए फिर आप हाइट के लिए जो है वो मेश लगा के उसमें भी रीज़ फ्राइड बोन डाल सकते हैं, और सैंडविच ऑस्टियोटॉमी जो है वो बेसिकली आपकी हाइट इंक्रीज़ करने के लिए यूज़ होती है, जिसे वाइज़र ऑस्टियोटॉमी भी या वाइज़र टेक्नीक भी कहते हैं। ठीक है? तो ये आपके पास ऑप्शंस हैं ऑगमेंटेशन के लिए। अच्छा, उसके अलावा जो आपको चीज़ें पूछ सकते हैं वो है कि डेफिनिशन क्या होती है? तो एट्रोफिक मैंडिबल आप तब कहेंगे कि जब आपके पास लेस देन 10 मिलीमीटर की हाइट होगी, तो फिर वो हमारे पास एट्रोफिक मैंडिबल आती है। उसमें होता क्या है कि म्यूकोज़ा अलोंग विद द पोज़ीशन ऑफ द आपकी जो न्यूरोवेस्कुलर और जो मस्कुलेचर है, उनकी जो पोज़ीशनिंग है वो चेंज हो जाती है। ठीक है? म्यूकोज़ा भी नीचे उतर जाता है, और न्यूरोवेस्कुलर बंडल्स और मस्कुलेचर्स की जो मतलब मसल्स जहाँ पर अटैच्ड हैं वो भी ऊपर की तरफ आ जाएगी, उनकी पोजीशनिंग ऊपर हो जाती है, बिकॉज़ ऑफ ये नहीं कि उनकी पोजीशन ऊपर हो जाती है, जो बोन है उसकी रिज़ॉर्प्शन की वजह से ऐसा नज़र आता है, ठीक है? और उसकी रिज़ॉर्प्शन ऑफ द की जो ये पैटर्न है, और मैंडिबल की ऑटो रोटेशन की वजह से जो पेशेंट की हमें प्रोफ़ाइल मिलती है वो भी क्लास 3 की मिलेगी, ठीक है? इसके साथ-साथ इसके अंदर जो चेंजेज़ आती हैं वो ये है कि इंफीरियर रेविकुलर नर्व की जो है वो नैरोइंग हो जाती है, और जो सिर्फ़ आपकी जो पेशेंट की जो रह जाती है, आपने ये ट्रॉमा के भी उसमें पढ़ा होगा, तो सिर्फ़ पेरिओस्टियल ब्लड सप्लाई रह जाती है, तो इसलिए उसकी स्ट्रिपिंग भी हमें कम से कम करनी होती है। इमेजिंग मोडालिटी जो मेन जो स्टैंडर्ड ऑफ आपकी चॉइस आपकी इमेजिंग में होगी, दैट वुड बी सीबीसीटी, ठीक है? और रिकंस्ट्रक्शन के गोल्स, आपने बोन की बल्क को इंक्रीज़ करना है, जैसे मैंने बताया, आपने ये अपने सीबीसीटी पे डिपेंड करता है कि आपने विड्थ इंक्रीज़ करनी है कि लेंथ, सॉरी, इंक्रीज़ करनी है। तो आपने बोन बल्क इंक्रीज़ करना है, आपको एक ब्रॉड कन्वेक्स रिज चाहिए अपने इम्प्लांट के प्लेसमेंट के लिए। एक रिज की आइडियल रिलेशनशिप, जैसे मैंने बताया कि क्लास 3 है, तो उसकी भी रिलेशनशिप आपने देखनी है, आइडियल होनी चाहिए इम्प्लांट प्लेसमेंट के लिए। अलॉन्ग विद दैट आपने देखना है कि जो फिक्स टिश्यू जो आ रहा है जहाँ पर आपने इम्प्लांट प्लेस कर रहे हैं, उसके लिए भी आपके जो सराउंडिंग सॉफ्ट टिश्यूज़ हैं वो भी अटैच जिंजिवा यानी उसके इर्द-गिर्द होनी चाहिए, वो भी हेल्दी होना चाहिए, ठीक है? और यहाँ पर अगर उस वो लेस्ट ऑप्टिमम आपके पास अवेलेबल है, तो वो ऑप्शंस क्या हैं, वो भी लेस स्किन के अंदर मैं आपको शेयर भी कर दूँगी, लेस स्किन के अंदर दिए हुए हैं, बहुत अच्छे से 3-4 हैं, वही आप अगर मोटे-मोटे याद कर लें तो दैट वुड बी मोर देन इनफ, ठीक है? उसके साथ-साथ आपकी, अगर आपने वही बात, इसके बाद अगर आपने डेंचर भी ऊपर लगाना है, तो डेप्थ ऑफ जो फेशियल और लिंगुअल वेस्टिब्यूल है वो भी आपकी सफिशिएंट होनी चाहिए, ताकि उसके ऊपर आपकी वो आ सके, डेंचर आ सके। बेस्ट टेक्नीक जो इस पेशेंट के अंदर आप कहेंगे, तो आप कहेंगे कि सैंडविच मटीरियल या वाइज़र, मैंने आपको बताया सैंडविच टेक्नीक या वाइज़र जो है वो आप यूज़ करेंगे पेशेंट को ऑगमेंटेशन के लिए। अच्छा, फिर मटीरियल कौन-कौन से यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये स्वेली एट्रोफिक मैंडिबल है, तो इसके अंदर जो आपके ऑप्शन बनेंगे वो आपके ऑनले ऑप्शन बनेगा। ऑनले के अंदर जो है वो आपका जो बेस्ट ऑप्शन यूज़ करते हैं, वही बात क्लिनिकली मैंने भी यही देखा है अपने सुपरवाइज़र को यूज़ करते हुए, और शायद आप में से भी मोस्ट ऑफ द पीपल वुड से, इसके अंदर हम यूज़ करते हैं आपका पर्टिकुलेट बोन कैंसलस मैरो ऑटोजेनस ग्राफ्ट, जो हम लेते हैं अपनी एंटीरियर इलियक क्रस्ट से पेशेंट की, ठीक है? उसके अंदर वो पर्टिकुलेट कैंसलस जो होती है ना, यानी एंटीरियर इलियक क्रस्ट की जो कैंसलस बोन होती है, उसको स्क्रैच करके मैरो में से वो पर्टिकुलेट कैंसलस बोन निकालते हैं, और वो कंप्रेस करते हैं, और मैश के साथ आप उसको या फिर अगर कोई स्टंट हो तो उसके साथ आप उसको सिक्योर कर देते हैं, या कंप्रेस्ड लॉन्ग, अगर आपके पास कोई स्टंट ना भी हो, तो उसको उस एरिया में सॉफ्ट टिश्यू की टनलिंग करके उसके अंदर आप डाल के उसको कंप्रेस कर देते हैं, ठीक है? स्टंट का फ़ायदा ये है, या मेश का फ़ायदा ये है, अगर स्टंट डाल रहे हैं, या कोई मेश नहीं, कोई अगर आप वो क्या कहना चाहिए, कस्टम मेड या प्री फैब्रिकेटेड कोई स्टंट इसलिए प्लेस कर रहे हैं, तो उसका फ़ायदा ये होता है कि जो सॉफ्ट टिश्यू कंप्रेशन है वो कम होती है, और उसकी वजह से रिज़ॉर्प्शन ऑफ द मटीरियल जो आपने प्लेस किया है, ग्राफ्ट मटीरियल, वो कम होता है, ठीक है? अच्छा, सो मैं आपको बता रही थी कि इंटीरियर इलियक क्रस्ट आपके पास ऑप्शन है, और पोस्टीरियर इंटीरियर क्रस्ट है। इंटीरियर इलियक से जो है वो आप 50 क्यूबिक सेंटीमीटर आप ले सकते हैं, ये बोन मैरो कैंसलस, और पोस्टीरियर से जो है वो तकरीबन 100 क्यूबिक सेंटीमीटर आप जो है वो ले सकते हैं इसके अंदर, ठीक है? उसके अलावा आप इसके अंदर प्लेटलेट रिच प्लाज्मिन भी डाल सकते हैं, ठीक है? इसी क ये जो आपने पर्टिकुलेट कैंसलस बोन मैरो लिया है, इसी के अंदर पीआरपी भी इंजेक्ट करके आप डाल सकते हैं। उसके लिए आप 60 टू 120 एमएल ऑफ ब्लड हम पेशेंट का प्री ऑप ले लेते हैं, और उसको रख देते हैं, और जब आप मटेरियल ले लेते हैं या अपना ग्राफ्ट ले लेते हैं, तो उसको फिर प्रिपेयर करते हैं
पीआरपी को, और उसको जो है आप इसके अपने ये पर्टिकुलेट मैटर जो है इसके साथ डाल के, और मैंने आपको बताया कि टनलिंग की होती है या आपने स्टंट जो प्लेस किया है उसके अंदर आप उसको प्लेस कर देते हैं। अच्छा, एक इसके अंदर एक पॉइंट जो है ये है कि जब अगर आपको कहेंगे जी प्रोसीजर बताएं या टेक्निक बताएं, तो उसके अंदर ये याद रखिएगा कि अगर आप पोस्टीरियर इंटीरियर क्रस्ट से ले रहे हैं, तो ये मैंने यहाँ मेंशन किया हुआ है, ये आपके ये जो सारे मैं बता रही हूँ ये मैंने करंट थेरेपी से या शाहरुख खान बगेरी के केस सीरीज जो है उसके अंदर से, ये बड़ा अच्छा उसके अंदर इसका ये पूरा जो प्रोसीजर है इंटीरियर क्रस्ट की टेक्निक का या पोस्टीरियर का वो दिया हुआ है, वो मैं आपको शेयर भी कर दूंगी। और उसके अंदर ये पॉइंट्स जो हैं मैंने नोट किए थे कि अगर आप पोस्टीरियर इंटीरियर क्रस्ट से ले रहे हैं और टेक्निक उनको बता रहे हैं, तो ये आपने लाजमी बताना है कि फिर आप पेशेंट को, क्योंकि आपने पेशेंट को प्रोन पोजीशन में किया हुआ है, तो जब आपने उसको दोबारा से मैंडिबल के अंदर प्लेस करने के लिए आपने उसको रिपोजिशन करना है, तो पेशेंट को फिर दोबारा से उसी तरह से रिपोजिशन करना है, रिप्रिपेयर करना है, रिट्रैप करना है, और अपने आप को भी दोबारा से आपने उसके ग्लव्स वगैरह चेंज करके, या फिर एक दो टीम्स हों जो कि एक डोनर टीम हो और एक रिसिपिएंट एरिया की हो जो कि इंट्राओरल काम कर रही होगी। ठीक है? अच्छा, उसके बाद आपने जो है हाँ, एक इसके अंदर और पॉइंट जो है वो ये है कि आपने इंट्रा ओरल इंसिएंट जो है वो नहीं देनी। जो आपने अपना मटेरियल प्लेस करना है वो हमने बेसिकली एक्स्ट्रा ओरली इंसिएंट देनी है। दैट इज़ पोस्टीरियर टू स्लाइटली पोस्टीरियर टू द सबमेंटल क्रीज जो है वो आप कर्विलिनियन इंसीजर देते हैं इंफीरियर बॉर्डर के अलोंग 2 सेंटीमीटर बिलो द इंफीरियर बॉर्डर, क्योंकि आपको पता है 2 सेंटीमीटर के उसके रेंज के अंदर आपकी मार्जिनल मैंडिबुलर पड़ी हुई है, तो उसको सेव करने के लिए, ठीक है? और फिर उसके बाद प्लेटिस्मा को डिसेक्ट करते हुए आप जो है वो जाते हैं प्लेटिस्मा को डिसेक्ट करते हैं, सुपरफिशियल लेयर ऑफ डीप सर्वाइकल फेशिया को अंडरमाइन करते हैं, नर्व स्टिमुलेटर से चेक करते जाते हैं, और इन्फीरियर बॉर्डर ऑफ द ग्लैंड जो है सॉरी इन्फीरियर बॉर्डर ऑफ द मैंडिबल जो है उसको आप आइडेंटिफाई करके उसके ऊपर पेरियोस्टियम को कट करके सब पेरियोस्टियल डायसेक्शन करेंगे लैटरली और सुपीरियर, जितनी भी आपको चाहिए, जो भी आपने एरिया जो है वो एक्सपोज करना है उतना, ठीक है? वो एक्सपोज करके वहाँ पर आप अपने, मैंने बताया अपने वो अगर टनलिंग करनी है तो टनलिंग करके, अदरवाइज स्टंट प्लेस करके उसके ऊपर ये आप मटेरियल प्लेस कर देंगे। ठीक है जी? अच्छा, मैं हाँ, इसके अंदर एक इम्पॉर्टेंट बात ये जो मेंशन है कि लिंगुअल पेरियोस्टियम आपने अटैच रहने देना है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि ऑलरेडी इसकी जो है ब्लड सप्लाई वो मिनिमम है, तो वो आपने उसके अंदर उसको वो करना है अपने सेफ रखनी है अपनी लिंगुअल पेरियोस्टियम। अच्छा, इन्फीरियर एब्यूलर नर्व की इसके साथ रिपोजिशनिंग भी कर सकते हैं, तो वो अगर रिक्वायर्ड है तो फिर वही बात कि आपने एक्स्ट्रा ओरल जो है वो ग्लव्स उतार के इंट्रा ओरल पहनने हैं, और फिर उसके बाद सॉरी इंट्रा ओरल नहीं, ये आपने यार क्या नाम है अपना, इसको क्या ना यहाँ से एडिट करते हैं, यही कि इन्फीरियर एब्यूलर नर्व से आगे आगे ना एडिट करते हैं। अच्छा, इन्फीरियर एब्यूलर नर्व की अगर आपने रिपोजिशनिंग करनी है तो वो भी इसी लेवल के ऊपर करेंगे, ठीक है? इसमें आप जो है वो मैंने बताया आपको कि आपने एक्स्ट्रा ओरली ही जाना है, और एक्स्ट्रा ओरली ही आपने जो है वो ये सारा प्रोसीजर करना है, और उसके बाद सब पेरियोस्टल मैंने बताया पॉकेट को आपने पैक करके विद कैंसलेस बोन मैरो उसको पैक कर देना है, ठीक है? अच्छा, और उसके बाद फाइनल आपने इंट्रा ओरल जो है एक बार देखना ज़रूर है कि उसका सर्वे करना है कि कितनी आपकी हाइट जो है और कैसा आपका जो है रिज वो आई है, उसकी शेप आई है, ठीक है? मार्क्स मॉडिफिकेशन इसके अंदर एक ये थी कि इम्प्लांट जो है मार्क्स ने अलोंग विद ये सारे जो प्रोसीजर है उसके साथ ही प्लेस कर दिया था। जबकि बाकी जो जो उसका यूजुअल प्रोटोकॉल है उसके अंदर ये है कि आपने पेशेंट को जो है इंटरिम प्रोस्थेसिस तकरीबन 2 से 4 हफ्ते के बाद 2 टू 4 वीक्स के बाद आपने इंटरिम प्रोस्थेसिस दे देना है, लेकिन पेशेंट को बताना है कि इसको कम से कम वियर करना है, क्योंकि जितनी आपको पता प्रेशर पड़ेगा तो आपका पर्टिकुलर मैरो जो है वो कप का जो ग्राफ्ट है वो रिजॉल्व होता जाएगा। 4 मंथ्स के बाद आपने उसको फाइनल एवेल्युएशन फॉर द इम्प्लांट प्लेसमेंट बुलाना है, और उसकी जो भी आपने सीबीसीटी वगैरह कराना है, लेंथ वेट वगैरह चेक करनी है, दोबारा से गेन जो हुई है वो आप 4 मंथ्स पे करेंगे, और 6 मंथ्स के बाद आप उसको इम्प्लांट प्लेस करेंगे, प्लस कोई भी अगर आपने सॉफ्ट टिश्यू सर्जरी करनी है तो वो एट दैट टाइम करेंगे, ठीक है? और पोस्ट ऑप ओपीजी लाजमी करेंगे देखने के लिए कि पेशेंट की ग्राफ्ट प्लेसमेंट के बाद भी, ठीक है? और अर्ली मोबिलाइजेशन प्रोटोकॉल एंटीरियर इलेक्ट्रस ग्राफ्ट की वजह से आप इसके अंदर अर्ली मोबिलाइजेशन प्रोटोकॉल करते हैं, ठीक है? और मार्क्स मॉडिफिकेशन मैंने आपको बता दिया, लेकिन उसका ड्रॉबैक ये है कि वो कहते हैं कि लेस ऑप्टिमल कंडीशंस के अंदर अगर आप इम्प्लांट प्लेस करेंगे तो इम्प्लांट के फेलियर के चांसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है? अच्छा जी। Okay, station 8. Keratotic pattern is present on the cheek of the well controlled diabetic patient and associated with burning sensation. What is your likely diagnosis? What other lesions may be associated? And
ओके, पहले इनको कर लेते हैं। व्हाट इज़ योर लाइकली डायग्नोसिस? सिंपल सी बात है, साफ पता चल रहा है, इट इज़ लाइकेन प्लानस। ठीक है? और इसके अलावा और कौन-कौन सी एसोसिएटेड हो सकती है? लाइकेनॉइड रिएक्शन हो सकता है, ल्यूकोप्लेकिया हो सकता है, अगर डीडी का पूछा जाए तो, ठीक है। अदर लीजेंस जो इसके साथ एसोसिएटेड हो सकती हैं, तो आप कोई भी ऑटो इम्यून डिसऑर्डर जो हैं, जैसे ल्यूपस एरिथमेटोसिस है, ठीक है, वो हो सकता है इसके साथ, या फिर ऑटो इम्यून में शॉगरेन सिंड्रोम है, वो हो सकता है, ठीक है। कोई ऑटो इम्यून डिसऑर्डर जो हैं, वो इसके साथ एसोसिएटेड लाइकेन प्लानस के साथ हो सकते हैं। अलॉन्ग विद दैट स्किन इसकी जो हैं, वो आपको पता है कि स्किन लीजेंस जो हैं, वो भी आपको लाइकेन प्लानस, ओरल लाइकेन प्लानस के साथ स्किन लीजेंस बल्कि ज़्यादा कॉमन होती है एज़ कम्पेयर टू द ओरल लाइकेन प्लानस, ठीक है। नेम ऑफ द पैटर्न ऑफ केराटोसी वाइकेम स्ट्राई, ठीक है, ये जो इसकी ये वाइटिश लेसी अपीयरेंस है, इसको हम वाइकेम स्ट्राई आपको पता कहते हैं, ठीक है। व्हाट इज द नेम ऑफ द सिंड्रोम एसोसिएटेड, तो नेम जो लाइकेन प्लानस के साथ एसोसिएटेड सिंड्रोम है, वो उसे कहते हैं गुड सिंड्रोम। मैं हमेशा कहती हूँ कि सिंड्रोम जो है वो ट्रायड होता है। कोई भी सिंड्रोम जो होता है ना उसकी, अच्छा, सो व्हाट इज द नेम ऑफ द सिंड्रोम दैट दिस पेशेंट में हैव, इस ये दिस सिंड्रोम इज ग्रीनस्पैन सिंड्रोम, जिसके अंदर आपको पेशेंट के लाइकेन प्लानस मिलेगा, डायबिटिक होगा पेशेंट एंड हाइपरटेंसिव भी होगा। अदर सिंड्रोम जो कि लाइकेन प्लानस के साथ एसोसिएटेड हो सकते हैं, दैट इज गुड सिंड्रोम। गुड सिंड्रोम में आपको लाइकेन प्लानस मिलता है, अलॉन्ग विद दैट आपको ट्यूमर ऑफ थाइमस मिलता है, और रिकरेंट इन्फेक्शन मिलती हैं, या इयोसिनोफिलिया आप कह सकते हैं। कि ये सिंड्रोम हमेशा ट्रायड होता है, तो ये जिस तरह मैंने आपको बताया कि ये ग्रीनस्पैन जो है इसका ट्रायड बनेगा, डायबिटिक है पेशेंट, हाइपरटेंसिव अलॉन्ग विद लाइकेन प्लानस। और अगर वो पूछें कि और कोई सिंड्रोम इसके साथ हो सकता है, तो फिर आप बताइए, जिसके साथ लाइकेन प्लानस होता है, तो उसके अंदर फिर गुड सिंड्रोम है, उसके अंदर आपके लाइकेन प्लानस होता है, आप ट्यूमर ऑफ द थाइमस ग्लैंड होता है, और इयोसिनोफिलिया होता है, या आप उसको रिकरेंट इन्फेक्शंस भी कह सकते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा व्हाट इज़ द मैनेजमेंट ऑफ द प्रॉब्लम, तो उसके अंदर सबसे पहले वही बात कि आप आई विल डिस्कस द पेशेंट इन द एमडीटी। और एमडीटी के अंदर क्योंकि पेशेंट को हाइपरटेंसिव भी है, डायबिटिक भी है, स्किन लीजन हो सकती हैं, अलॉन्ग विद दैट ओरल लाइकेन प्लानस है, तो आप पेशेंट के जो भी ट्रीटिंग फिजिशियन होगा उसको ले सकते हैं, या फिर आप कहेंगे कि मैं मेडिकल स्पेशलिस्ट को, एंडोक्राइनोलॉजिस्ट को, और डर्मेटोलॉजिस्ट को जो है वो इन्वॉल्व करूँगा, और उसके बाद ये मैं पेशेंट के साथ डिस्कस करूँगा। और बाकी जो भी डायबिटीज़ है, या ब्लड प्रेशर है, या आपकी वो जो स्किन लीजेंस हैं, उनको वो लोग डील करेंगे, अंडरलाइंग जो भी कंडीशंस हैं उनको वो रूल आउट करेंगे। और ओरल लाइकेन प्लानस को जो है वो हम उसकी मैनेजमेंट करेंगे, ठीक है। अगर सिस्टेमिक स्किन लीजेंस भी है और सिस्टेमिक स्टेरॉइड्स पे जा रहा है पेशेंट, तो फिर आपको ओरल टॉपिकल एजेंट देने की ऐसा जितनी ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर पेशेंट बर्निंग सेंसेशन को कह रहा है, या उसको कह रहा है कि इसके अंदर मुझे जो है वो इरिटेशन होती है, बर्निंग सेंसेशन होती है, पेन होती है, तो उसके अंदर फिर आप पेशेंट की टॉपिकल एजेंट्स ऐड कर सकते हैं। सो कमिंग टू द ओरल लाइकेन प्लानस मैनेजमेंट, तो आप सबसे पहले हिस्टोपैथ कराएंगे, बायोप्सी करके उसको कंफर्म करेंगे कि लाइकेन प्लानस है। उसके बाद पेशेंट आप लाइकेन प्लानस के भी आपको पता होने चाहिए, जो 3 हिस्टोपैथ के टिपिकल वो हैं, रेटिपेग्स, राउंडिंग ऑफ द रेटिपेग्स है, आपकी इन्फिल्ट्रेशन ऑफ लिम्फोसाइटिक इन्फिल्ट्रेशन है, ये जो 3-4 इसके टिपिकल पैटर्न है वो भी पता होने चाहिए, ठीक है, हिस्टोपैथ के जो फीचर्स हैं। अच्छा, उसके बाद आप काउंसलिंग करेंगे पेशेंट की, ठीक है, और ओरल हाइजीन इंस्ट्रक्शंस उस पेशेंट को देंगे, उसके साथ डाइट मॉडिफिकेशंस देंगे। डाइट मॉडिफिकेशन में आप उसको कहेंगे कि कोई स्पाइसी फूड ना खाए, हार्ड फूड ना खाए, ठीक है। इसके साथ-साथ आप अगर सुपर एडेड कोई इन्फेक्शन है, जैसे इस पेशेंट के अंदर आपको ये थोड़ा-सा एरोसिव सा पैटर्न नज़र आ रहा है, ज़्यादा कोई अगर इन्फेक्शन है या आपको लग रहा है, तो फिर इसमें एंटीबायोटिक कवर भी आप दे सकते हैं सुपर एडेड इन्फेक्शन को कम करने के लिए। टॉपिकल एंटीहिस्टामिन्स दे सकते हैं, टॉपिकल स्टेरॉइड्स, फर्स्ट ऑप्शन आपका टॉपिकल स्टेरॉइड होगा। उसके अंदर आप ट्राइमसिनोलॉन HCl 1% ट्राइमसिनोलॉन HCl, जो कि आपका क्या है कि एनालॉग इन ओरा बेस, वो दे सकते हैं। उसके साथ टेक्रोलाइमिस है, जो कि आपकी क्या है, इम्यूनो सप्रेसिव टॉपिकल एजेंट है, वो दे सकते हैं। उसके अलावा अगर आप पेशेंट टॉपिकल यदि खाने-पीने के अंदर उसको प्रॉब्लम हो रही है, वो कहता है ज़्यादा इश्यू है, तो आप टॉपिकल एनेस्थेटिक एजेंट्स भी दे सकते हैं बिफोर, या एनेस्थेटिक जेल्स दे सकते हैं बिफोर खाना, बिफोर हैविंग मील, आप उसको कह सकते हैं कि आप उसको अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा जो है फ़ॉलो-अप बहुत ज़्यादा ज़रूरी है मैनेजमेंट के। मैनेजमेंट में आपने हिस्ट्री से लेके मैंने आपको बताया कि आपने फ़ॉलो-अप तक करना है। तो फ़ॉलो-अप लाज़मी ज़रूरी है, क्योंकि आपको पता है कि इट्स अ प्री मैलिग्नेंट लीजन, ठीक है? तो या प्री मैलिग्नेंट कंडीशन, अगर इसकी वही बात, अगर आपकी स्किन भी इन्वॉल्व है, तो दिस इज़ अ प्री मैलिग्नेंट कंडीशन, ठीक है? तो उसके अंदर आपने क्या करना है, फिर आपने क्यों इसकी रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन पूछ सकते हैं, तो वो 0.4 से लेके 1.1% है, या 1.4% है, ठीक है? तो वो आपने रेट ऑफ ट्रांसमिशन आपको पता होना चाहिए, और उसके लिए आप पेशेंट की काउंसलिंग और आपने पेशेंट का फ़ॉलो-अप जो है वो रखना है, ठीक है? सो ये आपकी इसकी मैनेजमेंट आ गई।
अच्छा, ये आपके स्टेशन नंबर 9 है। इसके अंदर उन्होंने कहा है कि डिस्क्राइब दी क्लिनिकल पिक्चर, ट्रीटमेंट ऑप्शन एंड हाउ विल यू मैनेज दिस केस, ठीक है? सो दिस इज़ इंट्राऑरल क्लिनिकल पिक्चर ऑफ पेशेंट, ठीक है? बिकॉज़ हमें नहीं पता कि बच्चा या बेसिकली इसके परमानेंट की तो वैसे सारे निकले हैं, तो आप कह सकते हो कि दिस इज़ आवर क्लिनिकल इंट्राऑरल क्लिनिकल पिक्चर ऑफ अ पेशेंट शोइंग द डिस्प्लेस्ड इंटीरियर टीथ, with lateral कह रही हूँ, lingual displacement of the interior teeth, ठीक है? अच्छा जी, और फिर अगेन आपने इसके अंदर सिर्फ ये इतना ही बता के चुप कर जाना है। अगर आप उसको कहेंगे ये कोई फ्रैक्चर है, ये है, तो ये आपको पता चलेगा किसके ऊपर? रेडियोग्राफ के ऊपर। ये फिलहाल आप इसको सिर्फ बता देंगे कि ये डिस्प्लेसमेंट है, लिंगुअल डिस्प्लेसमेंट ऑफ द इंटीरियर टीथ है, बस। अब उसमें वो पूछते हैं कि ये क्या हो सकता है? आप कहेंगे सर उसके लिए मुझे फर्दर इन्वेस्टिगेशन चाहिए होगी, क्योंकि बिकॉज़ आपको अपनी डायग्नोसिस में, अपनी बातों में बहुत क्लियर होना होना चाहिए, ठीक है? तो आप उसको कहेंगे कि फिर मैं इसका रेडियोग्राफ कराऊँगा या कराऊँगी, और फिर मैं उसके ऊपर इसका एग्ज़ैक्ट जो है वो बनेगा, आपका डायग्नोसिस बनेगा कि आइदर इज़ अ डेंटोब्यूलर फ्रैक्चर, आइदर इज़ अ पैलेटल फ्रैक्चर, या अलोंग विद कोई और भी इसके फ्रैक्चर है, तो डिपेंडिंग अपॉन दैट फिर मैं इसकी मैनेजमेंट करूँगा। अगर वो आपको फिर एग्ज़ामिनर कहता है कि डॉक्टर साहब इट इज़ ओनली अ डेंटोब्यूलर फ्रैक्चर, तो फिर आप क्या करेंगे? तो फिर आप उसको बताएँगे कि जी मैं कंप्लीट हिस्ट्री से स्टार्ट करूँगा, कंप्लीट हिस्ट्री लूँगा, क्लिनिकल एग्ज़ामिनेशन करने के बाद, वॉश करने के बाद एरिया, मैं सिर्फ अगर ये डेंटोब्यूलर है तो उसको रिड्यूस करूँगा इन एप्रोप्रिएट पोजीशन, उसको स्टेबलाइज़ करूँगा, और उसके बाद उसको स्टेबलाइज़ किस चीज़ से करेंगे? स्प्लिंटिंग करेंगे। स्प्लिंटिंग किस चीज़ से करते हैं हम? डेंटल की जो ये वायरिंग होती है, डेंटल वायरिंग करते हैं, अलॉन्ग विद उसकी हम कर देते हैं इसकी कंपोजिट कोपिंग्स करके उसको हम सिक्योर कर देते हैं, ठीक है? सेकंड ऑप्शन आपके पास आर्च बार है। आर्च बार लगा के भी इसकी स्प्लिंटिंग की जा सकती है, और अगर सेगमेंट आपका डेंटोब्यूलर कोई बहुत बड़ा है, तो उसकी आप ओपन रिडक्शन इंटरनल फिक्सेशन भी कर सकते हैं। डिपेंडिंग अपॉन कि कितना रेडियोग्राफ के ऊपर ये आपको कैसा नज़र आता है, ठीक है? अच्छा, उसके बाद आपने ये करने के बाद आपने प्रीमेच्योर कोई भी कॉन्टैक्ट्स हैं तो उनको आपने रिमूव करना है, और उसके बाद जो है आपने तकरीबन 2 वीक्स के बाद पेशेंट का फ़ॉलो-अप करना है, और उसके बाद उसका एक्स-रे करा के आपने ईपीटी कराना है, और जो भी कोई आपके जो है वो टीथ जो है वो हो चुके हैं, पल्प नेक्रोसिस में जा चुके हैं, उनकी आपने आरसीटी करानी है, ठीक है? उसके अलावा इसकी ये जो हैंक्समैक सॉल्यूशन की कंपोज़िशन उन्होंने पूछी हुई है, ये बेसिकली आपके एवर्स टी जो होते हैं, उनको आप हैंक्समैक सॉल्यूशन के अंदर डालते हैं। हैंक्समैक सॉल्यूशन जो है उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं, उनके मैं आपको भी ये शेयर भी कर दूँगी इसकी जो मेजरमेंट्स हैं। लेकिन मेरे ख़्याल से मेजरमेंट्स याद ना भी हों, तो कम से कम आपको इतना सिर्फ़ पता होना चाहिए कि इसके अंदर क्या-क्या सॉल्यूशन, कॉर्नोइड सॉल्यूशन का जो है, या आपकी जो बिप है उसका बिल्कुल आपको पता होना चाहिए कि क्या-क्या उसके अंदर है, वो भी मैं आपको शेयर करूँगी अलॉन्ग विद द परसेंटेज के क्या कैसे-कैसे, क्योंकि वो हम खुद भी बनाते हैं। ठीक है? तो आपको वो पता होनी चाहिए। अगर ये याद है हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं भी है तो कम से कम सिर्फ़ इनकी नाम के क्या-क्या इसके अंदर, क्योंकि ये क्या है बेसिकली, ये होता है आपका हैंक्स बैलेंस्ड सॉल्ट सॉल्यूशन, यानी इसके अंदर डिफरेंट सॉल्ट बैलेंस्ड एक क्वांटिटी के अंदर आप शामिल करते हैं और सॉल्यूशन बनाते हैं, ठीक है? तो इसके अंदर जो सॉल्ट्स आप यूज़ करते हैं वो होते हैं सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड, मैग्नीशियम सल्फेट, मैग्नीशियम क्लोराइड, सोडियम फॉस्फेट, अच्छा जी, उसके अलावा पोटेशियम फ़ॉस्फ़ेट, डेक्सट्रोज़ और सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है? इनको आप ऐड करते हैं 80 मिलीलीटर ऑफ डिस्टिल्ड वाटर के अंदर, और फिर आप उस सॉल्यूशन के अंदर मिक्स करने के बाद आप उसको मेजर करते हैं, और अगर कम हो तो उसको 1 लीटर तक और आप ऐड करते जाते हैं डिस्टिल्ड वाटर, अंटिल कि आपका जो सॉल्यूशन है वो तकरीबन 1 लीटर वॉल्यूम का बन जाए, ठीक है? और उसके अलावा आपको एवल्स्ट टीथ के अंदर और कौन-कौन सी सॉल्यूशन में डालते हैं, वो भी आप पूछ सकते हैं, तो आप बता सकते हैं कि वो उसी जो आपका सॉकेट है, उसके अंदर भी प्लेस किया जा सकता है, वेस्टिबल में प्लेस किया जा सकता है, मिल्क में प्लेस किया जा सकता है, एंड सो ऑन, और उसकी भी मैनेजमेंट आपसे पूछ सकते हैं, ठीक है? तो वो भी मैं आपको डेंटल ब्यूरो पूरा शेयर कर दूँगी, बट ये टोक स्टेशन है, तो अभी हम इसको यहीं पे वो करते हैं। उसके अलावा डेंटल ब्यूलर की जो है, वो मैंने आपको क्लासिफिकेशन, वो मैंने आपको उस पे ग्रुप में शेयर भी कर दी थी, वो भी पूछ सकते हैं, ठीक है? अगर इसको कमिंग टू द टोक स्टेशन। तो उसमें 1 जो है वो एडेंचुलस एरिया में होता है, दूसरा जो है वो डेंचुलस के एरिया में होता है लेकिन लिटिल डिस्प्लेसमेंट के साथ होता है, थर्ड जो है वो डेंचुलस में होता है बट डिस्प्लेसमेंट के साथ, और फोर्थ जो होता है वो किसी और, यानी साथ कम कोई दूसरा फ्रैक्चर भी आपके होता है। ठीक है जी। सो लास्ट स्टेशन इज़ ऑफ विज़रानी एक्यूनूसी टेक्निक ऑफ लोकल एनेस्थीसिया।
तो उसके अंदर जो है आपको ये पता होना चाहिए कि विज़रानी एक्नूसी टेक्नीक जो है वो कैसे करते हैं। विज़रानी एक्नूसी टेक्नीक जो है उसको क्लोज्ड माउथ टेक्नीक भी कहा जाता है। वो उन कंडीशंस में करते हैं जिन कंडीशन में पेशेंट का जो है वो मुँह खुल नहीं रहा होता। ज़्यादातर कंडीशंस के अंदर फॉर एग्ज़ाम्पल पेरिक्रोनाइटिस के साथ पेशेंट आता है और इन्फेक्शन की वज़ह से गार्डिंग मैकेनिज़्म की वज़ह से या मस्कुलर स्पैज़्म की वज़ह से मास्टर स्पैज़्म होने की वज़ह से पेशेंट जो है वो बेचारा मुँह नहीं खोल सकता। तो उसके अंदर हम क्या यूज़ करते हैं, विज़रानी एक्नूसी टेक्नीक यूज़ करते हैं, इसे क्लोज़्ड माउथ टेक्नीक भी कहते हैं। करते किस तरह से हैं जी? करते इस तरह से हैं, आपकी जो मार्किंग्स होती हैं वो ये होता है कि आपका जो टिब्रोसिटी है और म्यूकोजिंजिवल जंक्शन ऑफ द अपर टीथ जो है, ठीक है? वहाँ से आप लेकर जाते हैं, उनके बीच में से लेके जाते हैं आप सिरिंज, ठीक है? 20 टू 25 मिलीमीटर की सिरिंज जो है वो आपकी तकरीबन उसके अंदर में होनी चाहिए, उसको पियर्स करते हैं, ठीक है? वो तकरीबन अंदर इंसर्ट करते हैं, ठीक है? उसके अलावा आप जो है वो एक्स्ट्रा ओरल जो आपके वो हैं मार्किंग्स हैं उसके अंदर आपको अपनी ये इंफीरियर बॉर्डर ऑफ द सॉरी इंफीरियर कह रही हूँ, पोस्टीरियर बॉर्डर ऑफ द मैंडिबल जो है उसको आप पैल्पेट करते हैं, ठीक है? और इंट्राऑरली जो है वो कोरोनॉइड प्रोसेस को जो है वो आप पैल्पेट करते हैं। कोरोनॉइड प्रोसेस से थोड़ा-सा आगे ले जाके सिग्मॉइड नॉच के लेवल तक जो है वो आप मैंने बताया 20-25 मिलीमीटर की आपकी जो है वो नीडल जो होती है वो इंसर्ट हुई होती है। वहाँ पर आप अपना जो है वो डिपॉज़िट करते थे लोकल एनेस्थीसिया। इसकी बेसिक जो टेक्नीक का जो पीछे कह लें कि मैकेनिज़्म है, वो ये है कि आपने टेरिगोमैंडिबुलर स्पेस को जो है बेसिकली आप वो लोकल एनेस्थेटिक से एक तरह का वॉश कर देते हैं उस एरिया को, ठीक है? तो वहाँ पर जो आपकी पड़ी होती हैं नर्व्स जिनके अंदर इंफीरियर रिव्यूलर, लिंगुअल, माइलोहॉइड नर्व्स पड़ी होती हैं, वो आपके एनेस्थेटिक सॉल्यूशन से एक तरह की वॉश हो जाता है वो एरिया और वो एनेस्थेटाइज़्ड हो जाती है। तो उसके बाद पेशेंट जो है वो हल्का-हल्का आप उसको माइल्ड सा उसका मुँह खुलाने की कोशिश करते जाते हैं और वो फिर इस तरह से क्योंकि उसका मैंडिबुलर नर्व, इंफीरियर रिव्यूलर नर्व और माइलोहॉइड जो है वो हो जाती हैं, एनेस्थेटाइज़्ड हो जाती हैं, तो वो उस एरिया को हल्का-हल्का आप उसको खोलते हैं, तो वो पेशेंट जो है वो मुँह खोल लेता है। ठीक है? आई गेस इसमें ये इतना ही है, टेक्नीक इसकी बेसिकली यही है। ठीक है, गाउगेट का पूछ सकते हैं, वो ओपन माउथ के साथ करते हैं आप, ठीक है? उसका आपको टेक्नीक पता होना चाहिए एंड आई गेस दिस क्यूटॉक्स में फिर अगेन आई आई वुड से कि टॉक्स के अंदर जो टास्क पूछी हुई है जस्ट स्टिक टू दैट, ठीक है? और टू द पॉइंट बताएँ और उसके बाद चुप कर जाएँ और एक यानी फॉर एग्ज़ाम्पल अगर वो आपको कहता है कि एक्नूसी टेक्नीक बताएँ, तो आप पहले असल में मैं जो टॉक्स बता रही थी उसमें आंसर्स की जगह मैं चाह रही थी कि आपको अप्रोच बताऊँ क्योंकि आंसर्स मोस्ट ऑफ द टाइम ज़्यादातर लोगों को आप लोगों को आते हैं। लेकिन आपको उसको डिलीवर करने का तरीका जो है वो बेसिकली वो थोड़ा-सा आपका जो है वो इधर-उधर हो जाता है। उसकी वजह से ही हम मार खाते हैं वरना आता हम सबको सब कुछ ही है और या फिर सब एक ये भी नहीं कि 100% भी कोई भी परफेक्ट नहीं होता किसी को भी 100% चीज़ नहीं अभी ये भी है तो ये है कि इसमें से अगर आप जाएंगे तो हो सकता है पढ़ के भी जाएं फिर भी आपको कोई एक चीज़ भूल जाती है या ये भी हो सकता है कि कोई ऐसा क्वेश्चन हो जो आपने पढ़ा ही ना हो और वो हर बंदे के साथ होता है इट्स नॉट कि हर बंदा 100% परफेक्ट पढ़ के जाएगा तो उसके अंदर जो चीज़ आपको बचाती है वो आपकी अप्रोच है, द वे ऑफ डिलीवरिंग योर आंसर है। तो इस तरह से जिस तरह मैंने आपको बताया ये सारी मैं आपको बताती जा रही हूँ, आंसर मैंने आपको सारे बता दिए हैं लेकिन देन अगेन अप्रोच जो है वो फिर इसमें आपने इसको थोड़ा-सा फ़ॉलो करो कि एक चीज़ बताकर आपने चुप हो जाना है और अगली चीज़ एग्ज़ामिनर को पूछने देनी है, ठीक है? टास्क ये सारी की सारी ये जो टास्क हैं ये सारी प्रोबेबली वहाँ पर लिखी इस तरह से नहीं होंगी। ये तो जो पास्ट जो भी मुझे मिले हैं क्वेश्चन्स उनके मैंने आंसर्स इसमें ये डाल के और आपको बताए हैं। प्रोबेबली ये इस तरह से पूरी की पूरी लिखी नहीं होगा टास्क एक कोई टास्क लिखा होगा या एक और ये फिर आगे क्वेश्चंस फर्दर ये सब क्वेश्चंस हुए होंगे उनसे ठीक है तो लेट द एग्जामिनर आस्क यू और फिर आप उसको आंसर करो ठीक है और टू द पॉइंट रहना है क्योंकि आपके पास सिर्फ 5 मिनट है और उसके अंदर आपने बेसिक्स आपको बहुत अच्छी आनी चाहिए हर चीज़ की सो ये आपका टॉक्स है इसके अलावा इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो कोई क्वेरी हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो आई विल आंसर यू ऑन द ग्रुप ठीक है थैंक यू सो मच थैंक यू वेरी मच